Assalamu alaikum. This is Leika Abid. We're here to discuss audit and assurance Capgate. जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। और लेखा आज मेरे साथ हैं। इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। ये मेरी बहुत लाडली स्टूडेंट हैं और सीए फाइनलिस्ट हैं और साथ साथ एसीसीए फाइनलिस्ट भी हैं। दुश्मन के इलाके में भी इनका जाना रहता है। Oh no, oh no, oh no, 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 no. और फर्गसन्स में ये जो है वो एसोसिएट हैं। तो आज बस इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ये जो है वो ये ऑडिट की पॉडकास्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लेखा। जल्दी से लेखा क्या करेंगे हम बता दीजिए आप। ग्रिड डिस्कस कर लेते आज हैं। आप मॉडरेटर हैं। ओके गॉट ठीक इट। है। ग्रिड डिस्कस कर लेते हैं सबसे अच्छा। पहले। सो ग्रिड के अंदर ये है कि हमारा जो है वो सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है ऑडिट फ्रेमवर्क वाला, उसके अंदर हमारे चैप्टर आ जाते हैं 1, 2 और 13। और वेटेज के मुताबिक इसमें से 15 से 25 मार्क्स का आएगा और पेपर में इसमें से 17 मार्क्स का आया, विच इज़ गुड। ठीक है। फिर हमारा है जी आपका पार्ट 2 जो है वो है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट का। वेटेज के मुताबिक इसमें से 15 से 20 मार्क्स का आएगा, यानी आई कैप की जो ग्रेड है उसके मुताबिक। चैप्टर इसका है चैप्टर 3 और इसमें से आई कैप ने 20 नंबर का पूछा, विच इज़ वेरी गुड। फिर आ जाता है आपका पार्ट सी या 3 आई कैप की ग्रेड का, जो कि है हमारा ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स में से। ये सबसे बड़ा पोर्शन है और इसके अंदर चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 12 तक के सारे चैप्टर्स आते हैं। और आई कैप ने कहा है कि जी हम 45 से 55 के दरमियान इसमें से पूछेंगे और उन्होंने 48 मार्क्स का पूछा वादे के मुताबिक। और फिर हमारा आ जाता है जी लास्ट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें से उन्होंने कहा था कि जी हम 10 से 15 मार्क्स का पूछेंगे और उन्होंने पूछा है 15 मार्क्स का, बिल्कुल ऑन द डॉट। और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हमारे चैप्टर 14 और चैप्टर 15 आते हैं। अल्लाह के करम से चैप्टर 15 से उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना इससे काफ़ी नाराज रहते हैं इस चैप्टर से। जी नॉलेज बेस्ड जनाब, और क्या सिनेरियो करेंगे। बेस्ड डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। सो नॉलेज बेस्ड हमारे जो हैं वो नंबर जो आए, जो बिल्कुल स्ट्रेट शेयर रटे वाले सवाल हैं, जो कि अच्छा होता है कि ऑडिट के पेपर में कम ही आए, वो आपके 21 मार्क्स के आए हैं। और आपका जो सिनेरियो बेस्ड है यानी टाइप 2, वो हमारा 79 मार्क्स का है, विच इज़ वेरी गुड। ऑडिट के पेपर में अच्छा रहता है अगर सिनेरियो ज़्यादा हो। ठीक है। 20-80 की रेशियो थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1A डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 13 से आया था, एथिक्स से। हम्म। ठीक है, बिल्कुल अब सही है। उसमें आपको सिनेरियो गिवन है जिसमें आलिया का एक एक्सपीरियंस बताया गया कि हाउ शी वाज इन द ऑडिट टीम बिफोर एंड नाउ अ कंपनी वांट्स टू हायर हर बिकॉज ऑफ दैट। हम्म। ठीक है, तो एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का बताया गया जिसकी वजह से आपका एक तो आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक बिल्कुल है, सही है। बिकॉज यू कैंट ब्रिंग आउट एरर्स, यू विल लूज योर जॉब इन केस बिल्कुल यू सही डू है। दैट। ठीक है, उसके बाद आ गया फेमिलियरिटी थ्रेट हमारे पास आ गया। हम्म। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेम इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उससे यू वुड नो पीपल और फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, जो उन्होंने एंड पे एक आपको चीज़ दी है, कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपने बनाना है यूजिंग द डेटा फ्रॉम द सेक्टर। ठीक है, तो उधर यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट आ जाता है। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट डाटा अनलेस यू नो एक लीगल प्रोसीडिंग है या कोई पब्लिक को थ्रेट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक फेमिलियरिटी थ्रेट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम ऐसे किसी क्लाइंट पे गए हैं जहाँ पर हमारी ही फर्म के लोग जो है वो नौकरी पे बैठे हुए हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि कोई इज्जत नहीं है, तो ऐसे क्लाइंट के ऊपर जी किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे आपको ट्रीट किया जाता है कि क्या ही बताएं। लेकिन इंशाल्लाह आप तो कैफेट के बच्चे जल्दी फर्म में जाने ही लगे हैं, तो लक पता जाएगा बेटा। जो तुम लोग करते हो ना, मैम जल्दी करें, क्लास खत्म कर लें, बहुत देर हो गई है। ठीक है। अच्छा, फिर पार्ट बी है इसका, बड़ा ही सिंपल सा था। लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड के हिसाब से ही आपने इसके अंदर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स डालने थे, जिसके अंदर बेसिकली जो है ये है कि जी वो एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कशन कर ले, ऐसी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो देख ले। फिर उसके अलावा इंडिपेंडेंस इसके अंदर बहुत ज़रूरी थी कि इंडिपेंडेंस इंश्योर कर ले। फिर जो भी कंसल्टेशन हुई है किसी भी ऐसे मामले पे जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा था, वो देख ले। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें थी, बिल्कुल ही रट्टा बेस सवाल था, तमाम चीज़ें थी जो कि लिख लेनी चाहिए थी और आई थिंक स्टूडेंट को आती होंगी, अच्छा परफॉर्म कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2A आपका, वो भी चैप्टर 3 से आया था। बिल्कुल सही। मटेरियलिटी की कैलकुलेशन थी, सीधी सीधी। ठीक है, 2 मार्क्स थे उसके। कंपनी ए के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2B में रीजंस डिस्कस हुई हैं। कंपनी ए के लिए पीबीटी पे आपने 5% डायरेक्टली रेट लगाना था। कंपनी बी के लिए यू कुड ईदर गो फॉर रेवेन्यू और नेट एसेट्स। रेवेन्यू पे अगर आप लगा रहे हैं तो 1% आपका बन जाता है। रेंज में लिखना होता है 10 मिलियन टू 51 मिलियन आपकी रेंज बन रही थी रेवेन्यू के लिए मटीरियलिटी की। और कंपनी बी में हम एक और साइड पर जा सकते थे नेट एसेट्स को लेके, which you were just supposed to apply 3% on 571 million
and which was gonna give 17.13 million. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो रीज़न्स हम पार्ट बी में बताएँगे, ठीक है? Hmm. सो कहते हैं कि जी कंपनी ए के लिए हमने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया वो क्यों लिया? बिकॉज़ इट इज़ एन इक्विटी ड्रिवन कंपनी, ठीक है? आपकी लिस्टेड एंटिटी है और इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 10:90 है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि इसका डेट बहुत ही कम है और इसकी Hmm. इक्विटी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसी जो एंटिटी होती है और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो ऐसी जो एंटिटी होती है वो डेफिनिटली डिविडेंड्स भी दे रही होती है। ऐसी एंटिटी के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट बेंचमार्क है आपका मटेरियलिटी की कैलकुलेशन का, वो आपका बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमने कर दिया कंपनी ए का कैलकुलेट। फिर आ जाते हैं कंपनी बी की तरफ। देखिए कंपनी बी ना सिर्फ ये कि आपकी लॉस मेकिंग एंटिटी है, बट एट द सेम टाइम हाईली लीवर्ड एंटिटी है। इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 85-15 है, Hmm. बहुत ही ज्यादा डेट है। अब इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तीन बेंचमार्क्स बन सकते थे। अगर खाली लॉस मेकिंग एस्पेक्ट को आप देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू आपका बेंचमार्क बनता है, ठीक है? Hmm. अगर आप एसेट्स यानी अगर आप लीवरेज के हिसाब से देखें, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा इनकी गियरिंग है, तो अगर आप उसके हिसाब से देखें तो आपके एसेट्स बनते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली सवाल में एसेट्स गिवन नहीं थे, तो नेट एसेट्स के ऊपर चलो निकाल दिया आपने करके। और क्योंकि वो एसेट जो है वो एज़ अ कोलेटरल रखवाए गए होते हैं ना, इस वजह से। तीसरा जो है, जो मेरे हिसाब से बनता था आपका बेंचमार्क हो सकता था, वो था कैश फ्लो। Hmm. बिकॉज़ जो आपका लेंडर है, वो इस वक़्त जो है उसका वो आपका प्राइमरी यूज़र है फाइनेंशियल्स का और लेंडर की नज़र इसी बात पे होगी कि आपके पास कितने कैश फ्लोज़ हैं, ताकि आप उसका जो डेट है, वो टाइम पे पे ऑफ कर सकें। तो अगर ये तीनों आपने लिख दिए होते, तो वही हो जाता जो वाह, 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 वाह होता है ना, Hmm. वही हो जाना था यहाँ पे, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख दिया होगा और वो हो ही जाएगा। 7 marks भी थे इसके 7 तो. मार्क्स थे ना, तो भाई हाँ. टिका के लिखना है। Hmm. अच्छा, फिर आ जाता है इसका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर एक तो 2 नंबर हैं। एक तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी सिंपल सी थी कि आपने वो 43 मिलियन में से आपने 9 मिलियन माइनस कर देने हैं, बिकॉज़ वो 9 मिलियन वो जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ना पीछे से। बड़ा मज़ा आया मुझे ये सवाल देखकर, बिकॉज़ वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एप्लीकेशन इन्होंने पूछी थी। अच्छा, उसके अलावा लेकिन साथ में मैं ये समझती हूँ कि अगर आप 1-2 पॉइंट्स ये भी लिख देते कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की जो है ना, अगेन जैसे कि मटेरियलिटी की होती है, वो क्या कि सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती बल्कि डिटर्मिनेशन होती है। तो डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मद्देनजर रखने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको अगर ये लिख देते कि जी रिस्क असेसमेंट देख लेंगे, पिछले साल से इस साल के चेंजेस देख लेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स देख लेंगे, तो अच्छा हो जाता काफ़ी, ठीक Hmm. है? सो उम्मीद तो यही है कि वो कैलकुलेशन पे नंबर दे देगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर पेपर को हमने ऊपर उठाना है, ठीक है? तो ये बात अगर लिख देते तो ज़रा-सा अच्छा हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें डेटर्स की कंफर्मेशन डिस्कस हुई हैं. इट इज़ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. 4 कंपनीज का 4 डेटर्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है? उनके ईयर एंड बैलेंसेस कंपनी के पास जो आप आ रहे हैं वो भी बताए हुए हैं, और जो कंफर्मेशन आपने भेजी है एक्सटर्नल, उसके अंदर जो आपको रिसीव हुए हैं वो भी बताएं, ठीक है? कंफर्मेशन रिसीव डेट का एक कॉलम दिया हुआ है और फिर आगे कमेंट्स है, ठीक है? कमेंट्स को हमने एनालाइज करना था. फर्स्ट सिचुएशन आपके पास ये है, डबल ए बी जो डेटर था आपके पास, उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? आपका ईयर एंड बैलेंस इज समथिंग एल्स एंड बैलेंस कंफर्म्ड इज समथिंग एल्स. तो इट कुड बी लाइक दो रीजंस हो सकते हैं, या तो देयर इज एन एरर, ठीक है, या फिर एक टाइमिंग डिफरेंस वाली चीज़ होती है, इसके एक रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया नहीं हुआ ये वो, ठीक है? अब आप क्या करेंगे कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है? आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस को, एंड इफ़ यू हैव टू आप रिकॉन बना लेंगे. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर अगला जो है हमारा वो है बीबीसी, ठीक है? इसके अंदर तो आई ही नहीं है जी सिरे से। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा ये बताती होती हूँ कि भई ये नहीं होना कि जी मैं नाराज़ हो गया, मैं नहीं खेल रहा, ये कैसा गेम है, ठीक है? ऑडिटर ने ऐसे रूठ नहीं जाना, बल्कि ऑडिटर ने पूरी कोशिश करनी होती है कि किसी और तरीके से ऑडिट एविडेंस हासिल कर सके। तो यहाँ पर वो जो अल्टरनेटिव हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स थे, वो ऑडिटर लगा ले, यानी पोस्ट ईयर एंड की उसके बाद बैंक स्टेटमेंट से देख ले कि जी पैसे आए नहीं आए हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा इनवॉइस देख सकते हैं, परचेज़ ऑर्डर देख सकते हैं, जीडीएन देख सकते हैं, जीआरएन देख सकते हैं। ये ऑडिटर देख ले, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ लिखनी ज़रूरी थी वो ये थी कि आपने ना ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर देखना है, कि ये जो नॉन रिसीट है कहीं इसकी वजह कोई ऐसी तो नहीं है, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो इसके साथ अटैच नहीं है, कोई ऐसी रीज़न तो नहीं है। तो अगर आप ये लिख देते ना सिंपली एक लाइन में कि ऑडिटर शुड आल्सो इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, इम्पैक्ट बताना ज़रूरी नहीं था। वो अगर आप लिख देते तो बहुत अच्छा रहता। फिर है अगला हमारा सीसीडी। यहाँ पर रिसीव तो ज़रूर हुई है मगर ईमेल पे हुई है। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली आपकी कंफर्मेशन रिसीव होती है तो ऑडिटर को सबसे पहले कांटेक्ट करना है कंफर्मिंग पार्टी से, यानी वो जो सा भी लेटर है यानी सीसीडी से, और फिर ऑडिटर उनसे रिक्वेस्ट करे कि या तो अगर आप खत भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर खत नहीं भेज सकते तो इंक्रिप्शन और वो तमाम चीज़ें आपने ज़रूर करके अपनी ईमेल पे भेजनी है, ताकि ये ना हो कि बीच में से कोई डाटा हमारा इंटरसेप्ट कर ले और डाटा को ऑल्टर कर ले। उसके अलावा अगेन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का हमारे पास हमेशा से ऑप्शन तो रहता ही है, अगर क्लाइंट का जो कस्टमर है वो ये बातें, यानी डेटर है वो ये बातें नहीं मानता, और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट वाली एक लाइन भी लिख देते तो अच्छा रहता।
नेक्स्ट जो है लास्ट आपको DDE दिया हुआ है और उसमें आपके कमेंट्स में लिखा हुआ है कंफर्म्ड ओवर फोन, ठीक है, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। यू कैन नॉट गेट अ कंफर्मेशन ओरली। आपने क्या करना है, या तो यू हैव टू रिक्वेस्ट द डेटर कि आपको इन राइटिंग में प्रोवाइड करें। इफ़ यू डोंट डू दैट, ऑब्वियसली देयर इज अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यू हैव टू परफॉर्म, एंड एज मैम टोल्ड यू, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट आप कंसिडर करेंगे इसमें। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हम्म, और उसका पार्ट 1। इसके 2 पार्ट्स थे। एनालिटिकल प्रोसीजर से बड़ा अच्छा मज़े का सवाल था। बहुत ही अच्छा सवाल था। एनालिटिकल प्रोसीजर से नॉर्मली इस तरह के सवालात कम आते हैं। इसके अंदर जी मसला क्या है कैलकुलेशन में, ऑडिट जूनियर जो है आपका, उसने कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं लिया है कैलकुलेशन करते हुए। ये प्रूफ हम्म, इन टोटल की कैलकुलेशन थी यहाँ पे, जो कि हमेशा क्लास में हम पढ़ाते होते हैं। तो ये एक है तो बहुत अच्छा ऑडिट एविडेंस हासिल करने का तरीका, लेकिन ऑडिट जूनियर ने ज़्यादा तफसील से यहाँ पे जो है वो उसको किया नहीं कैलकुलेट। एक तो ये कि नए स्टोर खुले थे और पुराने स्टोर गए थे, हम्म, यानी कुछ स्टोर्स बंद हुए थे, कुछ खुले थे, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं ली। फिर उसके बाद वो जो कहता है कि जी डिफरेंस इमटेरियल है, ये कैसे पता चला कि डिफरेंस इमटेरियल है? कोई मटेरियलिटी का थ्रेशोल्ड दिया होता, उससे पता चल जाता हमें। हम्म, फिर उसके बाद रेंट की जो फिगर्स हैं वो उसने कहाँ से उठाई हैं कि जी पिछले साल का इतना था, इस साल का इतना है, वो कहाँ से उठाई हैं। फिर 10% जो एनुअल इंक्रीज है वो शुरू कहाँ से होता है, वो सालाना है या मिड ऑफ द ईयर हुआ है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन क्योंकि यहाँ पर मिसिंग थी, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन मुनासिब नहीं है। 3 नंबर थे, ये चीज़ें आप लिख देते तो 3 नंबर आपके पूरे हो जाने थे। ठीक है। कैलकुलेशन की ज़्यादा डेप्थ में मेरे हिसाब से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं थी। हम्म, अच्छा, फिर इसका जो है वो आपका क्वेश्चन 3 बी का पार्ट 2 रेखा आप बताएंगी। 3B का पार्ट 2, 3 मार्क्स, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल इजी। आपने रेंट एक्सपेंस के सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने हैं। यू कैन इजीली राइट कि यू कैन टेक एग्रीमेंट्स। आप ये देख सकते हैं कि इंक्रीज इनकॉर्पोरेट हुआ है उसमें या नहीं, जो इंक्रीमेंट लगता है रेंट में, ठीक है। उसके बाद इन्वॉइसेस आप ले सकते हैं क्लाइंट से, एविडेंस ले सकते हैं पेमेंट का, और टैक्स डिडक्शंस और इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। इट वाज वेरी एविडेंस इजी। मतलब बैंक स्टेटमेंट से हाँ, आप वेरीफाई कर लेना वेरीफाई कर कि सकते हैं। वो हो गया। मुझे याद है एक ऑडिट पे मैं गई थी और मैं ना बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई नहीं करके आई थी। उन्होंने मुझे दोबारा भेजा था और क्लाइंट ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी इस बात के ऊपर, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाओगी ना तो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ਹੱਸਦੇ जी सर ਚਿਹਰਿਆਂ मुझे ਦਾ याद ਮਤਲਬ है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ true. ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। और हमेशा ही रहेगा। अच्छा जी, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कंट्रोल वीकनेस का सवाल है और साथ-साथ उन्होंने रिकमेंडेशन भी माँगी है। अच्छा, अब 5 इन्होंने माँगी हैं। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट जो है वो स्प्रेडशीट के ऊपर बनती है। भई एरर का बहुत चांस है। डेटा तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन बनाते हाथ से ही हैं। तो इनका जो सिस्टम है, आप रिकमेंड ये करेंगे, या आप 2 कॉलम में बना सकते थे आराम से। इनका जो सिस्टम है उसको चाहिए कि वो इनकॉर्पोरेट करे बैलेंस शीट वगैरह बनाना। ये तमाम चीज़ें वहीं से बनकर आ रही हों। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी सिर्फ सॉफ्टवेयर आपका ऑफ द शेल्फ है। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर में मसला ये होता है कि वो अप टू योर रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है, बिकॉज़ वो तमाम के तमाम क्लाइंट्स के लिए इकट्ठा बना होता है। तो आप रिकमेंड करेंगे कि बेहतर है अगर ये कोई टेलर मेड सॉफ्टवेयर बना लें, या इसी सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से, अगर इसकी अमेंडेबिलिटी इसके अंदर अमेंडमेंट पॉसिबल है तो वो कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी वाउचर्स जो हैं वो एक ही बंदा रिव्यू कर रहा है, जो आपका चीफ अकाउंटेंट है। मसला क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। ये टर्म लिखनी लाजमी थी यहाँ पे। ठीक है, टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड्स। तो सेपरेट स्टाफ अगर आप सारे लेवल्स के ऊपर रखें ना, यानी पहले कोई उनसे जूनियर हो जो रिव्यू करता है, फिर जरा सा सीनियर हो पूरे ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं जी जूनियर अकाउंटेंट है जो कि डेटा एंट्री कर रहा है। अब इसके अंदर भी अगेन डेटा लॉस का डर है और एरर का बहुत ज्यादा रिस्क है, बिकॉज वो सारे के सारे वाउचर्स हाथ से बनते हैं, हाथ से बन के अकाउंटेंट के पास आते हैं और वो उनको देख देख के एंट्री करता है। तो यहाँ पर वो जो हमारा चैप्टर 5 है ना, जो आप लोग इग्नोर करते हैं, जो आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, कल रात को भी कितनी जगह मैंने लिखा करते हैं ना, कल रात को भी मैंने कितनी जगह लिखा कि चैप्टर वाइज कर लो, अल्लाह के वास्ते चैप्टर 5 कर लो। लेकिन वो बच्चे परेशान हो जाते हैं उससे। तो चैप्टर 5 जो है, कल रात को नहीं परसों रात को, चैप्टर 5 जो है वो वहां से ही आना था। वो इनपुट कंट्रोल स्ट्रांग होने चाहिए, और वो डुप्लीकेशन चेक और रेंज चेक और बैच कंट्रोल टोटल्स, वो वाली तमाम चीजें यहाँ पर आपको इनको रिकमेंड करनी थी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट्स में अगेन वो कहते हैं कि जी वो खुद ही बता देते हैं, खुद से लिखकर वेयर हाउस वाले ही, तो कोई रिव्यू ही नहीं कर रहा है वेयर हाउस वालों को कि वेयर हाउस वाले खुद से वो इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, या वो इन्वेंट्री बाकायदा जो है होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर वेयर हाउस वालों के रिकॉर्ड्स देखना, उसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए जो पीरियोडिक रिव्यू जाके परफॉर्म फरमाए कि बाकायदा वो इन्वेंट्री कम हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी बाकायदा उनको जाके स्टोर को विजिट करना है और जाके देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए।
अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ है, वो कहते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गई थी, और ये वो दिन था कि जब अम्मी बड़ी खुश थी और आपके लिए उन्होंने खाना बनाया था, बिकॉज इतने दिनों बाद आपकी शक्ल उनको देखने को नसीब हुई थी रात को 12 बजे से पहले। और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के बाद अम्मी को नहीं, आपको ये पता चला कि जो आपका क्लाइंट है उसकी एक लिटिगेशन जो कि पहले से चल रही थी, उसका जो है वो फैसला हो गया है। अब आपको पता है कि ये एक आपका एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, और इसकी जो अमाउंट है ना वो भी मटीरियल है, हमने मटीरियलिटी निकाली है, तो उसके हिसाब से अमाउंट भी बहुत मटीरियल है। तो इसका ये मतलब है कि अब ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर ये कहेगा क्लाइंट से कि जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करें। यहाँ पे क्लाइंट खुद ही से राजी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पूरी अमेंडमेंट करने पर राजी नहीं है, ठीक। तो अब ये मामला क्योंकि मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो ऑडिटर जो है वो डिस्कस कर लेगा, ठीक है, और उनसे कहेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करें और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लेगा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो कम की एडजस्टमेंट डालेंगे। तो ऑडिटर उनसे के बाद डिस्कस कर ले कि नहीं जी, कम की एडजस्टमेंट से फायदा नहीं होना है, आपने पूरी एडजस्टमेंट डालनी है, और आप जो है वो फाइनेंशियल्स को अमेंड करें और मैं ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, दो ऑप्शन है, या तो एक नई ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी जिसके अंदर एम्फोसिस ऑफ मैटर डाला हुआ होगा, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पुरानी ही ऑडिट रिपोर्ट को री इशू कर दिया जाएगा डुअल डेटिंग के साथ। और आपको पता है कि डुअल डेटिंग का जो है वो आप अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पे बहुत जरूरी थी। फिर साथ ये भी बता दें कि अगर डिसएग्री करता है आपका क्लाइंट इस बात से, तो फिर आप वो सीक लीगल ओपिनियन एंड सीक टू प्रिवेंट रिलायंस। आप ये कह देंगे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो अटैच की जा रही है, आपको ऐसा पब्लिक डिस्क्लेमर कुछ भी ऐसा दे देंगे कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट तो अटैच की जा रही है, लेकिन ये कि जी मेरा इस ऑडिट रिपोर्ट से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं समझा जाए, ठीक। ये बिल्कुल वही होगा जैसे वो असली बट कढ़ाई और असली बट कढ़ाई हर थोड़ी थोड़ी जगह पे लिखा होता है ना, ये बिल्कुल वही वाली बात है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है और उसका पार्ट 1। इसके अंदर क्या हुआ है कि इन्होंने एक रिवैल्यूएशन करवाया, रिव्यू करवाया, और रिवैल्यूएशन के नतीजे में जो इनकी अमाउंट थी वो थी, इनकी कितनी थी, 4000 मिलियन, हाँ इनकी 4000 मिलियन अमाउंट थी रिवैल्यूएशन के नतीजे में। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इन्होंने करवाया ऑडिटर ने खुद से अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करके, उसकी अमाउंट आ गई कम। तो अब ये जो 500 का आपका डिफरेंस आ रहा है, इस 500 मिलियन के डिफरेंस को कैसे केटर किया जाए, तो यहाँ पर ना ये आपका यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है, और वो चैप्टर 12 से, चैप्टर 12 भी बनता है ना, रिलायंस ऑन अदर्स, ठीक है, रिलायंस ऑन अदर्स। 11 तो रिलेटेड पार्टी वाला है। तो यहाँ से वहां से आपकी चैप्टर 12 से बात आ जाती है, और इसके अंदर आप वो सारी बात करेंगे कि जी रिपोर्ट ले लेंगे, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी असेस कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर देखेंगे उसके जो कंक्लूजन है वो कितने रेलिवेंट थे, फिर अजम्पशन रीजनेबल थी कि नहीं थी, वो वाली सारी बातें यहाँ पर आप लिख देंगे पार्ट बी के 1 में। और 2 में आप क्या लिखेंगे कि अगर तो उस सब के नतीजे में स्टिल आपको यही पता चलता है कि अमाउंट जो है वो 3500 मिलियन ही है, रिवैल्यूड अमाउंट, तो अब आप जो है वो क्लाइंट से कहेंगे कि ये एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको एडजस्ट करें। अगर क्लाइंट उसको एडजस्ट नहीं करता तो आप एक क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और ना सिर्फ ये कह देना यहाँ पर काफी था कि जी आप ये कह देते कि क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, बल्कि साथ साथ ये भी जरूरी था कि आप बताते कि कौन कौन से पैराग्राफ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट अगर क्वान्टिफाई कर देते तो वो भी बहुत जरूरी था। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी और उसका पार्ट 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये मेरा फेवरेट तरीन एरिया है, और ऐसे ही अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करते हैं। कंपनी लॉ के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि एक सवाल रात को जो पूछा था, अल्लाह के करम से सुबह पेपर में आ गया, और फिर ये ऑडिट के पेपर में भी ऐसा ही हुआ कि रात को अचानक से 12 बजे जो है वो एक वीडियो बना के अपलोड करवा दी अल्लाह ताला ने, तो वो सवाल जो है वो आ गया, और बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे आया कि जी ऑडिट रिस्क, पहले आपने बिजनेसेस का आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहते हैं जी इनकी जो रिलायंस है ना वो 2 ही प्रोडक्ट्स पर है, और सॉरी इनकी जो रिलायंस है वो 2 ही उन पर है, कस्टमर्स पर, 2 ही कस्टमर्स पर इनकी रिलायंस है। और अब इसमें से जो पहला कस्टमर है स्पॉटिफाई, ये जो कस्टमर है ये फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आगे सप्लाई किया करता था, मगर इस दफ़ा इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो ऑब्वियसली फिर वो खरीदेगा भी नहीं हमसे। अब जो हमसे खरीदा नहीं तो 6 महीने हमारी जो है वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो सारी ऐसी की ऐसे ही रही, और उसके अलावा हमारी जो प्रोड्यूस्ड गुड्स थी ना वो भी हमारी जो है वो पड़ी रही। तो इससे बिजनेस ये निकलता है कि जी आपकी एक तो सेल्स रिड्यूस हो गई, और उसको ही अगर मैं ये 2 कॉलम में आप बना दीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज वो एक ही पार्ट पूछा है कि आपने ये अच्छा किया है, वरना हमें अलग अलग सब हाथ पे करना पड़ता और कॉलम ना बन पाते। तो इसकी क्या है, सेल्स रिडक्शन, ठीक है, और साथ ही आप इसका क्या बताएंगे, ऑडिट रिस्क, कि क्योंकि सेल रिड्यूस हो रही है तो इस बात का चांस मौजूद है कि ये
ओवर स्टेटमेंट करने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आपको पता है, फैब्रिकेशन हो सकते हैं। बिल्कुल आपको पता है ऑडिट रिस्क में गंदा सोचना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका बिजनेस रिस्क, दूसरा कि प्लांट आपका यूज नहीं हो रहा है, तो आपको पता है मशीनरी यूज ना हो तो ऑब्सोलीट हो सकती है। साथ इसका जो रिजल्टेंट ऑडिट रिस्क है वो क्या है कि इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग नहीं करवाई होगी और इन्होंने जो है वो वैल्यू इन यूज और वो फेयर वैल्यू वाला जो हिसाब किताब है वो ठीक से नहीं किया होगा। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा है वो ये कि जो इन्वेंट्री बनी हुई है जो बिकी नहीं है वो इन्वेंट्री आपकी ऑब्सोलीट हो गई, ठीक। और इसका जो ऑडिट रिस्क है रिजल्टेंट वो क्या बना कि इन्वेंट्री की लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की कैलकुलेशन नहीं की होगी और जो इन्वेंट्री है वो इन्होंने कॉस्ट पे ही दिखाने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से इन्वेंट्री में भी ओवर स्टेटेड। फिर आपका आ जाता है दूसरा वाला जो आपका है एक्सेलरेट, जो दूसरा वाला आपका वो है कस्टमर है। इसके साथ क्या हुआ है कि इसकी जो आप इसको जो इक्विपमेंट जो आप इसको स्पोर्ट्स केयर बना के देते थे वो कुछ अच्छा नहीं निकला और उसके रिजल्ट में कुछ लोगों को इंजरीज हो गई। तो इन्होंने ये कहा कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपके ऊपर भी कोई लिटिगेशन हो जाए, ठीक है। तो अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपके ऊपर कोई लिटिगेशन कर दी, कोई केस कर दिया, तो एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। तो ये लिटिगेशन वाली बात आपकी बिजनेस रिस्क में आएगी और कंटेंजेंट लाइबिलिटी वाली बात आपकी ऑडिट रिस्क में आएगी। उसके बाद फिर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है रिन्यू ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो उनको एक कोई और कंपनी एक्वायर कर रही है तो लाजमी नहीं है कि वो कंपनी आपसे ही अपने राब्ते जारी रखेगी, बिकॉज एक तो मसला ये भी हो गया कि आपकी प्रोडक्ट भी फॉल्टी निकल आई ना, तो हो सकता है कि वो आपसे राब्ता जारी ना रखे, तो आपकी तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलायंस है, तो ये गोइंग कंसर्न का मसला क्रिएट हो सकता है। और अगर इसका डिस्क्लोजर नहीं किया तो ये वाला जो पार्ट है आपका वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड होंगी और ये वाला पार्ट आपका ऑडिट रिस्क में चला जाएगा। उसके बाद फिर आपका रिप्यूट, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपकी रेपुटेशन खराब हो गई मार्केट में कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं रही और उससे लोगों को इंजरीज हो गई, तो यहाँ पर भी गोइंग कंसर्न की सिचुएशन हो सकती है। और अगर उसको प्रॉपरली गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करते हुए इवेलुएट नहीं किया तो ये आपका एक ऑडिट रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे लेखा? क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर हमें जो एरिया एलोकेट हुआ है वो दैट इज एरिया ऑफ बैंक बोरोइंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने हमें असर्शंस पे सबसे पहले असर्शंस में उन्होंने हमें किया हुआ है, बाइफरकेट किया हुआ है सारी असर्शंस को, ठीक है। और ऑडिट प्रोसीजर्स बताए हुए हैं कि क्या परफॉर्म हुए हैं उन पे, ठीक है। तो कंप्लीटनेस के लिए सबसे पहला टेस्ट हम कह रहे हैं कि ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ द स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल तो हमने ले लिया, लिस्टिंग हमने ले ली, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक्यूरेसी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें ये चेक करेंगे, हर एक आइटम के लिए हम चेक करेंगे डिटेल्स ऑफ द लेंडर, हम मूवमेंट्स चेक करेंगे बोरिंग में पूरी फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, ठीक है। हम ओपनिंग बैलेंसेस को एग्री करेंगे जो लास्ट ईयर के, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उसके बाद जो एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन के अंदर एक पॉइंट है दैट इज़ रिव्यूड लोन एग्रीमेंट्स कंसर्निंग न्यू फैसिलिटीज रिसीव्ड। यू डोंट ओनली रिव्यू दोज लोन एग्रीमेंट्स, आप सारे लोन एग्रीमेंट्स उनसे लेंगे और सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है। अब लोन एग्रीमेंट्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, कवेनेंट्स देखेंगे, कुछ ब्रीच तो नहीं हो रहा, बिकॉज उससे फिर हम पेनल्टीज़ और फाइन और वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर आप ये भी देखेंगे कि एसेट्स के ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, बिकॉज एज ए सिक्योरिटी उन्होंने ऑब्वियसली एसेट रखवाए हुए हैं जब इतने लोन्स हैं। एग्जिस्टेंस के अंदर एक जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ओबटेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ नॉट द वे टू टेस्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी योर की ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। वो तो एंड पे जाके अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो फिर वो आप कर उसकी सकते तरफ हैं, जाते ठीक है। हैं। अब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली है। इंक्वायरी इज़ नॉट सफिशेंट। रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स अगर आपने देखने हैं, आपने नोट्स चेक करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर एक वो भी चीज़ आ जाती है कि आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्रॉपर्ली क्लासीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स बन सकते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात हो सकती थी और मेजरली आप कंफर्मेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमारा एक अच्छा खासा प्रोसीजर है, वो भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सही। इंक्वायरी के ऊपर भरोसा करना तो ऐसा है ना कि मैं कह दूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ तो बन जाऊंगी मेरी अम्मा जूते लगाएंगी मुझे ठीक है। अच्छा, अगला सवाल लेखा आप करेंगे? अगला सवाल चले आप अगला करें। क्वेश्चन वाज 8A, ठीक है। उसमें सीधा सीधा आपसे नॉन सैम्पलिंग रिस्क पूछा हुआ है, एनॉमली पूछा हुआ है। आप डेफिनेशन लिख लें और ये तो प्रोवाइड सीधा है ना, एन मतलब एग्जांपल, ठीक हाँ है। बस इसके मतलब अंदर एक तो एक कोई एग्जांपल प्रोवाइड करनी है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज वेरी इजी, जिसमें ऑडिटर जो है कोई भी रिस्क जो सैम्पलिंग का अलावा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एनॉमली जो है वो वन टाइम स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़, ठीक है। बिल्कुल सही है। 8B के अंदर आपसे पूछा गया है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो चेंज करनी है ऑडिट की, तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये आइजर 210 में आपको बताया हुआ है कि अगर तो वो रीजनेबल है, मैनेजमेंट का क्लेम रीजनेबल है तो ठीक है, ऑडिटर कर लेगा। अगर रीजनेबल नहीं है
तो आप एक्सट्रीम पे यही कर सकते हैं कि आप विड्रॉ कर लें, ठीक है। ओवर टू यू फॉर बिल्कुल 8C। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, 8C के अंदर क्या हुआ है, वो कहते हैं जी अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दे दी है, तो कैम डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अच्छा, अब ये ना एक बड़ा सब्जेक्टिव एरिया है, कैम डालेंगे तो, ठीक है, मना नहीं है कैम डालना, डाल सकते हैं। लेकिन मसला क्या हो जाएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फलाना एरिया सिग्निफिकेंट था और मैंने उसका ऐसे करके ऑडिट किया और सब सही है। क्योंकि कैम का मतलब ये तो है नहीं कि कोई डिसएग्रीमेंट है। तो अब यहाँ पे ना इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप और बड़ी थिन लाइन होती है, बड़ा सोच समझ के यहाँ पे आपको कैम डालना होता है। तो बस वही वाली बात आपने यहाँ पे करनी थी। तो ये जो आखिरी वाला सवाल है, ये अगेन हाथ जोड़ सवाल है, ठीक है, और ये सवाल आपसे बड़े मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के वास्ते पास हो जाओ। तो ये था हमारा पॉडकास्ट, हमारी ऑडिट के कैफेड के पेपर के बारे में। आई होप कि आप लोगों की मदद हुई हो, आई होप कि आप लोगों के जो भी इश्यूज थे वो ज़रूर इंशाल्लाह एड्रेस हुए होंगे। और अगेन जो मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि परेशान नहीं होना, अगर आपके आंसर्स इसके अलावा भी हो, आई कैप के पास एक क्वेश्चन के 2 से 3 सॉल्यूशंस होते हैं और उनमें से जो भी सॉल्यूशन आपने लिखा होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको पास कर दिया जाए। भाई आई कैप नहीं फेल करता जान के, जहन्नुम में आग नहीं है, अपनी आग सब खुद ही लेके जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच लईका, आपने अपना टाइम दिया फर्म की बिजी स्केड्यूल के बावजूद। और बस इंशाल्लाह ज़रूर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर सेशंस विद यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज माय ऑनर। गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम।